Hello and welcome to Filler Form. I am Aleem Akhtar, sociology teacher at Filler Form. अभी हम लोग क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस के सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग एक नए थिंकर के साथ स्टार्ट करने वाले हैं जिनका नाम है टालकट पर्सन्स। सो 2 मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव में, फिलर फॉर्म जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है उनको आप इन्फॉर्म कर दीजिए और उनको आप बता सकते हैं कि रेफरल कोड है जिसका यूज करके वो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हैं। ALEEM10, यहाँ पे स्पेस नहीं देना है आपको, 10, इससे उनको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है उनके लिए है ये। ठीक, कोई भी कोर्स हो, चाहे सोशियोलॉजी का हो या अदर कोर्सेज हो, आप इससे ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग को टालकट पर्सन के बारे में आज पढ़ना है। तो पार्ट 1 है टालकट पर्सन का ये। तो सबसे पहले हम लोग उनके लाइफ के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा बहुत, क्योंकि बहुत डीप में नहीं देखते हैं इसलिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। बस एक बेसिक आइडिया हमारे दिमाग में होना चाहिए जिससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। एक बहुत बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिससे अगर आप उनके बारे में जानते हैं कि इस थिंकर की डेथ कहाँ पे हुई थी या उनका बर्न कहाँ पे हुआ था, तो उस हिसाब से आप उसको आंसर कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि अगर ये पूछ ले कि हु अमंग द फॉलोइंग अमेरिकन थिंकर, तो आप कम से कम एलिमिनेट तो कर सकते हैं कि जो ऑप्शन है उनमें कौन से अमेरिकन थिंकर नहीं है। अगर आपको सिर्फ इतना बेसिक आइडिया है तो एलिमिनेशन में काम आता है। ठीक, तो इसीलिए हम लोग थिंकर्स के पहले उनका बायोडाटा एक बार देख लेते हैं थोड़ा बहुत। और दूसरी चीज, इसको मैं हिंदी में इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि बायोडाटा ऑलमोस्ट सेम होता है, सबको समझने लायक होता है। दूसरी चीज ये कि इससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा उसको मतलब हिंदी में करना ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है, इसलिए मैं नहीं करता हूँ। बाकी सारे कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो, जो सारे कॉन्सेप्ट होते हैं वो ट्रांसलेट किए जाते हैं। ठीक, वो हिंदी में भी होते हैं। तो देख लेते हैं हम लोग। टालकट पार्सन वॉज एन अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट ऑफ द क्लासिकल ट्रेडिशन। तो ये अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट थे और क्लासिकल ट्रेडिशन पे थे। क्लासिकल ट्रेडिशन किसको कहते हैं? जो बहुत प्रिमिटिव हो, जैसे कि ओल्ड ट्रेडिशन जिसको कहते हैं, वो क्लासिकल होते हैं। ठीक, बेस्ट नोन फॉर हिज सोशल एक्शन थ्योरी एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। तो ये ज्यादातर टालकट पर्सन किससे जाने जाते हैं? ये सोशल एक्शन थ्योरी और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म से जाने जाते हैं। पार्सन इज कंसीडर्ड
वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर्स इन सोशोलॉजी इन द 20th सेंचुरी। तो पार्सन कंसीडर किए जाते हैं 20th सेंचुरी के सबसे इन्फ्लुएंस फिगर सोशोलॉजी के। ठीक, मतलब कि ये है कि सोशोलॉजी में इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल्स अदा किए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका अदा की है, जिसकी वजह से 20th सेंचुरी के बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंकर माने जाते हैं। इनका बॉर्न हुआ था 13 दिसंबर 1902 में। ठीक, यानी कि 13 दिसंबर 1902 में यूनाइटेड स्टेट। ठीक, डेथ हुई थी 8 मई 1979, यानी कि ये टोटल 77 ईयर के थे। ठीक, तो 1989, 8 मई 1989 जर्मनी में इनकी डेथ हुई। ठीक, अमेरिका में नहीं बल्कि जर्मनी में हुई थी। इन्फ्लुएंस थे ये किससे? रॉबर्ट के मर्टन से, निकोलस लोमन से, जर्गन हैबरमास से। ठीक, और ये मतलब इनसे जो लोग इन्फ्लुएंस थे वो रॉबर्ट के मर्टन, निकोलस लोमन और जर्गन हैबरमास। ठीक, ये जिनसे इन्फ्लुएंस थे वो इमाइल डर्कीम, वेल्फर्ड प्रेटो, इन दोनों से ये, और भी बहुत सारे लोगों से ये इन्फ्लुएंस थे, लेकिन दो इम्पोर्टेंट हैं जिसमें इमाइल डर्कीम और वेल्फर्ड प्रेटो। तो ये कुछ बायोडाटा था टलकट पर्सन का। इसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। ठीक, तो एक एक करके कॉन्सेप्ट देखेंगे। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट इनका है और बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है, जिसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई है, आप लोग अगर यूट्यूब पे देखना चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। ठीक, तो एजील पैराडिगम ऑफ फंक्शनल प्रीरिक्विजिट और फंक्शनल इम्परेटिव्स। ठीक, गुड इवनिंग। सो एजील पैराडिगम को क्या क्या नाम दिया गया? देखिए, एजील मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये अगर एग्जाम में पूछता है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इससे रिलेटेड कि एजील मॉडल या एजील पैराडिगम अलग अलग है। ये अभी फर्स्ट यूनिट ही चल रही है हमारी, और फर्स्ट यूनिट पूरा मुझको लगता है अगस्त पूरा मंथ चलेगी, क्योंकि फर्स्ट यूनिट में ही ज्यादा टाइम लगेगा। उसके बाद हम लोग का मोस्टली 1 मंथ में सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो अभी हम लोग के पास टाइम है, इसलिए बहुत ही स्लो और बहुत ही डीप में पढ़ रहे हैं, ताकि मतलब अ, उनके उनसे रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट हैं, जितने थिंकर को हम पढ़ रहे हैं, उनको आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े, उनसे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट कवर किए जा रहे हैं। ठीक, सो एजील पैराडिगम को एजील मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, फंक्शनल रिक्विजिट्स के नाम से भी जाना जाता है, फंक्शनल इम्परेटिव्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कभी कभी आपको फंक्शनल रिक्विजिट के नाम से पूछ लेता है, कभी कभी आपको फंक्शनल इम्परेटिव के नाम से पूछ लेता है, और कभी कभी जो है एजील मॉडल या एजील पैराडिगम के नाम से पूछ लेता है। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एजीआईएल प्रतिमान या एजीआईएल मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। कार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं। ठीक, तो कार्यात्मक पूर्व आवश्यकताओं के नाम से भी जाना जाता है। कार्यात्मक अनिवार्यताएं के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब ये होता क्या है ये देख लेते हैं हम लोग। इट इज अ सिस्टमेटिक डिपिक्शन ऑफ सर्टेन सोसाइटल फंक्शन। ठीक, तो ये किसी चीज को डिपिक्ट करना, मतलब सोसाइटी किस तरह से फंक्शन करती है उसका सिस्टमेटिक डिपिक्शन है। ठीक, which every society must need to be able to maintain stable social life। तो स्टेबल सोशल लाइफ बनाने के लिए सोसाइटी में सोसाइटी को ये मॉडल एक्सेप्ट करना होगा और ये सारी चीजें फॉलो करनी होगी। ये कुछ सामाजिक कार्यों का एक व्यवस्थित चित्रण है, जिसे हर समाज को स्थिर सामाजिक जीवन को बनाए रखने में सक्षम होने के लिए पूरा करना चाहिए। ठीक, तो ये ऐसा सामाजिक अ, कार्य है जो हर सामाजिक जीवन को स्थिर रखने के लिए ये सारी चीजें जो व्यवस्थित चित्रण है वो सारे चीजें फॉलो करना होगा, वो सारी चीजें अनिवार्य होती हैं। ठीक, तो इसमें एजील का फुल फॉर्म होता है। ठीक, वो हम लोग देख लेते हैं वन बाय वन क्या होता है। तो सबसे पहला ए है जो कि एडॉप्टेशन है, अनुकूलन के नाम से जाना जाता है। एडॉप्टेशन यानी कि अनुकूलन। सो द प्रॉब्लम ऑफ एक्वायरिंग सफिशिएंट रिसोर्सेस। ठीक, तो एडॉप्टेशन मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम ऑफ एक्वायरिंग सफिशिएंट रिसोर्सेस।
मतलब कि सफिशिएंट रिसोर्सेज इकट्ठा करना ताकि आप अडॉप्ट कर सकें, सोसाइटी में रह सकें, ये क्या है, एक तरह का एडॉप्टेशन है। पर्याप्त संसाधन प्राप्त करने की समस्या, तो ये अनुकूलन में आ जाती है। ठीक, प्रॉब्लम ऑफ एक्वायरिंग सफिशिएंट रिसोर्सेज। एडॉप्टेशन ऑर्गेनाइजेशंस ओरिएंटेड टू इकोनॉमिक प्रोडक्शन, बिजनेस फॉर्म्स। एडॉप्टेशन में क्या क्या आ जाता है, ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेड टू इकोनॉमिक प्रोडक्शन, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो इकोनॉमी को प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सब किस में आ जाते हैं, एडॉप्टेशन में आ जाते हैं, जैसे कि बिजनेस फॉर्म्स वगैरह। ठीक, अनुकूलन आर्थिक उत्पादन के लिए उन्मुख संगठन है। ठीक, तो जो भी आर्थिक उत्पादन के लिए संगठन होते हैं वो सब अनुकूलन में आ जाते हैं, जैसे कि व्यवसायिक फॉर्म। ठीक, तो आपको याद रखना है इकोनॉमी जो है वो रिलेटेड है एडॉप्टेशन से। इकोनॉमी जो है कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एडेप्टेशन, अर्थव्यवस्था जो है वो इससे रिलेटेड है अनुकूलन से। ठीक, अर्थव्यवस्था जो है वो अनुकूलन से रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट आता है ए के बाद जी, जो कि क्या है, गोल अटेनमेंट, लक्ष्य प्राप्ति। तो गोल अटेनमेंट यानी कि गोल को प्राप्त करना। ठीक, गोल क्या होता है, आपका हर लाइफ में हर आदमी का कुछ ना कुछ गोल होता है। कोई भी काम आप करते हैं तो उससे कुछ गोल होता है, कुछ ना कुछ उससे गोल रिलेटेड होता है, तो वही है गोल अटेनमेंट यानी कि लक्ष्य प्राप्ति। द प्रॉब्लम ऑफ सेटलिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग गोल्स। ठीक, तो क्या इससे क्या रिलेटेड है, आप जो प्रॉब्लम गोल को सेट करते हैं या उसको इम्प्लीमेंट करते हैं वो गोल अटेनमेंट में आ जाता है। लक्ष्यों को निर्धारित करने और लागू करने की समस्या जो है वो लक्ष्य प्राप्ति में आ जाती है। गोल अटेनमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेड टू पॉलिटिकल गोल्स, जो पॉलिटिकल गोल से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो किस में आ जाते हैं, गोल अटेनमेंट में आ जाते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट है, एजेंसीज हैं, बैंक। ठीक, लक्ष्य प्राप्ति, राजनीतिक लक्ष्यों के लिए संगठन उन्मुख सरकारी एजेंसियां, बैंक। ठीक, तो ये सब चीजें आ जाती हैं लक्ष्य प्राप्ति में। राजनीतिक लक्ष्यों के लिए जो भी संगठन होते हैं वो लक्ष्य प्राप्ति में आ जाते हैं, जैसे कि सरकारी एजेंसियां हैं या बैंक है। ठीक, सो यहाँ पे आप कह सकते हैं पॉलिटी, पॉलिटी जो है वो रिलेटेड है गोल अटेनमेंट से। ठीक, राजनीति जो है वो गोल अटेनमेंट से रिलेटेड है, लक्ष्य प्राप्ति से रिलेटेड। तो एडॉप्टेशन में इकोनॉमी आती है, गोल अटेनमेंट में पॉलिटी आती है। ठीक, एडॉप्ट मतलब अनुकूलन में अर्थव्यवस्था आती है और लक्ष्य प्राप्ति में राजनीति आती है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आता है इंटीग्रेशन। एजील में ए जी के बाद आई आता है इंटीग्रेशन, एकीकरण जिसको कहा जाता है। द प्रॉब्लम ऑफ मेंटेन सोलिडरिटी और कोऑर्डिनेशन अमंग द सब यूनिट्स ऑफ द सिस्टम। तो सोसाइटी में जो भी सब यूनिट्स हैं उनके बीच में जो सोलिडरिटी मेंटेन करने की जो प्रॉब्लम है या कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने की जो प्रॉब्लम है वो इंटीग्रेशन में आ जाता है, कि किस तरह से एक सोसाइटी में सोलिडरिटी मेंटेन है, वो क्या आ जाती है, इंटीग्रेशन यानी कि एकीकरण में आ जाती है। प्रणाली की उप इकाइयों के बीच एकजुटता या समन्वय बनाए रखने की समस्या। तो एकजुटता या समन्वय बनाए रखने की जो समस्या है समाज की, समाज में जो अलग अलग इकाइयां हैं
उन इकाइयों में किस तरह से एकजुटता या समन्वय बना रहता है, वो सब किस में आ जाता है, एकीकरण में आ जाता है। ठीक। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, तो इंटीग्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो सब इंटीग्रेशन में आ जाएंगे, जैसे कि कोर्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, सोशल कंट्रोल एजेंसीज। ठीक, सोशल कंट्रोल एजेंसीज कौन सी होती हैं, जैसे कि पुलिस। ठीक, पुलिस जो है वो किस में आ जाती है, सोशल कंट्रोल एजेंसीज में आ जाती है, या आर्मी। ठीक, तो ये सब आ जाती हैं सोशल कंट्रोल एजेंसीज में। तो कोर्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, सोशल कंट्रोल एजेंसीज में आ जाती हैं, तो ये इंटीग्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं, क्योंकि यही जो है यूनिटी को मेंटेन रखते हैं, यही जो है कोऑर्डिनेशन को मेंटेन रखते हैं सोसाइटी। एकीकरण, एकीकरण संगठन जैसे कि न्यायालय, राजनीतिक दल, सामाजिक नियंत्रण एजेंसियां। ठीक, तो राजनीतिक दल, देखिए यहाँ पे अगर आपको पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि पॉलिटी किस में आएगा, तो पॉलिटी जो है वो गोल अटेनमेंट में आ जाएगा, लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा है तो वो इंटीग्रेशन में आ जाएगा। ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर राजनीति की बात कर रहा है तो वो लक्ष्य प्राप्ति में आएगा, लेकिन अगर राजनीतिक दल की बात हो रही है तो वो एकीकरण में आ जाएगा, क्योंकि राजनीतिक दल क्या करते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, लोगों को एकीकरण करते हैं, लोगों के बीच में इंटीग्रेशन मेंटेन करते हैं। ठीक, तो एकीकरण एजेंसियां होती हैं कई, जैसे कि न्यायालय हैं, राजनीतिक दल हैं, सामाजिक नियंत्रण एजेंसियां हैं, ये सब किस में आ जाती हैं, इंटीग्रेशन यानी कि इंटीग्रेटिव एजेंट ऑर्गेनाइजेशन में आ जाती है। ठीक, नेक्स्ट है लेटेंसी, लास्ट है एजील मॉडल का जो लास्ट वर्ड है वो क्या है, एल है। एल मीन्स होता है लेटेंसी यानी कि विलंबता। द प्रॉब्लम ऑफ क्रिएटिंग, प्रिजर्विंग एंड ट्रांसमिटिंग द सिस्टम्स डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड वैल्यूज। तो जो कल्चर और वैल्यूज है उसको किस तरह से ट्रांसमिट किया जाएगा और किस तरह से प्रिजर्व किया जाएगा। ट्रांसमिट किस में किया जाएगा, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। प्रिजर्व कैसे किया जाएगा, कि किस तरह से अपने कल्चर को या अपने वैल्यूज को बनाए रखता है एक समाज, वो सब किस में आ जाते हैं, लेटेंसी में आ जाते हैं, विलंबता में। ठीक, सिस्टम की विशिष्ट संस्कृति और मूल्यों को बनाए रखने और प्रसारित करने की जो समस्या है, तो जो भी मूल्य है या जो भी मतलब संस्कृति है उसको बनाए रखने या उसको प्रसारित करने की जो समस्या है वो किस में आ जाती है, विलंबता में आ जाती है। ठीक, तो लेटेंसी में पैटर्न मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन आ जाते हैं, पैटर्न मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन आ जाते हैं। ठीक, तो पैटर्न मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि म्यूजियम है, म्यूजियम के जरिए हम क्या करते हैं, अपनी जो संस्कृति है या जो कल्चर है उसको प्रिजर्व करते हैं, क्योंकि आप मतलब पहले के जो कल्चर के बारे में अगर आपको देखना है तो आप म्यूजियम में ही तो जाके देखते हैं कैसे लोग रहते थे, किस तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे, किस तरह के सामान यूज करते थे, ये सब चीजें किस में आ जाती हैं, म्यूजियम में ही आप देख पाते हैं। एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं कल्चर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। ठीक, तो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन भी क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं या कंट्रोल करते हैं जो कल्चर हैं, जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज को ज्यादातर मेंटेन करके रखते हैं। ठीक, तो ये सब चीजें जो है लेटेंसी में आ जाती हैं। तो पैटर्न मेंटेनेंस की जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि म्यूजियम है, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब लेटेंसी में आ जाएंगे। पैटर्न रख रखाव संगठन, तो जो भी रख रखाव संगठन है वो इसमें आ जाएंगे विलंबता में, जैसे कि संग्रहालय, शैक्षिक संगठन, धार्मिक संगठन। तो शैक्षिक संगठन और धार्मिक संगठन ये सब किस में आ जाते हैं, विलंबता में आ जाते हैं। ठीक, तो समझ में आ गया एजील मॉडल क्या होता है पूरा। तो एजील का पूरा फुल फॉर्म है एडॉप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन एंड लेटेंसी। ठीक, तो सारे अलग अलग एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मॉडल किससे रिलेटेड है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, और एजील मॉडल के अलग अलग नाम क्या हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एजील मॉडल, एजील पैराडिगम, फंक्शनल प्रीरिक्विजिट, फंक्शनल इम्परेटिव। ठीक, तो ये सब चीज नाम है एजील मॉडल के, तो ये आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो है
कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन नहीं कॉन्सेप्ट है। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, संस्थागतकरण। ठीक, संस्थागतकरण या इंस्टीट्यूशनलाइजेशन किसको कहा जाता है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन किसको कहा जाता है या संस्थागतकरण किसको कहा जाता है? द इंटीग्रेशन ऑफ रूल्स एंड फंक्शन with a generalized value system or normative framework with which all members share। ठीक, तो जो भी इंटीग्रेशन रोल एंड सैंक्शन है, सैंक्शन किसको कहते हैं, किसी चीज की पनिशमेंट या मतलब रिवार्ड को सैंक्शन कहा जाता है। विद द जनरलाइज वैल्यूज, जनरलाइज वैल्यूज मतलब ऐसी वैल्यूज जो सारे लोगों पे अप्लाई होती हैं और नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क के साथ हो, विद विच ऑल मेंबर्स शेयर, जो सारे मेंबर जो है शेयर करते हैं, सारे मेंबर जो है उसको कंफर्म करते हैं और उसको जो है मेंटेन करके रखते हैं। तो संस्थागतकरण क्या होता है, एक सामान्यीकृत मूल्य प्रणाली या मानक ढांचे के साथ भूमिकाओं और प्रतिबंधों का एकीकरण जो सभी सदस्य साझा करते हैं। तो सामान्यीकृत मूल्य प्रणाली या मानक ढांचे के साथ भूमिकाओं और प्रतिबंधों का एकीकरण जो सभी सदस्य साझा करते हैं। ठीक, तो मानक ढांचे या भूमिकाओं और प्रतिबंधों का एकीकरण ये सब में आ जाता है संस्थागतकरण में, जो सभी सदस्य साझा करते हैं। तो ये सब कॉन्सेप्ट जो है वो संस्थागतकरण में आ जाता है। ठीक, तो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट टालकट पर्सन ने दिया था और उसमें क्या उन्होंने डिफाइन किया, जो वैल्यूज हैं, जो नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क्स हैं, ठीक, सैंक्शन है, इंटीग्रेशन रोल है, ये सब उसमें आ जाता है। ठीक, समन्वीकरण मूल प्रणाली या ढांचे के साथ भूमिकाओं और प्रतिबंधों का एकीकरण जो सभी सदस्य साझा करते हैं उसको क्या कहा जाता है, संस्थागतकरण कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है सोशलाइजेशन। ठीक, तो सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। ऑल्दो सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है टालकट पार्सन ने नहीं दिया है, आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन सोशलाइजेशन के बारे में इन्होंने क्या कहा है कि हमको पता होना चाहिए, तो वो हम लोग देख लेते हैं कि सोशलाइजेशन के बारे में इन्होंने क्या कहा। ठीक, 1 मिनट। तो सोशलाइजेशन के बारे में इन्होंने क्या कहा है वो देख लेते हैं हम लोग। एज अ ब्रिज बिटवीन फैमिली एंड एडल्ट रोल, तो सोशलाइजेशन को इन्होंने क्या कहा है, एज अ ब्रिज, एक ब्रिज माना है फैमिली एंड एडल्ट रोल के बीच में। ठीक, क्योंकि फैमिली से इंसान जो है, जो भी ह्यूमन बीइंग है, वो एडल्ट रोल में कैसे आता है, ये किसके जरिए आता है, सोशलाइजेशन के जरिए ही आता है। परिवार और वयस्क भूमिका के बीच एक सेतु के रूप में समाजीकरण के बारे में उन्होंने कहा है कि समाजीकरण जो है वो परिवार और वयस्क भूमिका के बीच एक सेतु है। ठीक, तो ये समाजीकरण के बारे में इनका कोटेशन था। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन के बारे में, इट इज अ प्रिपरेशन फॉर एडल्ट रोल। ये क्या है, प्रिपरेशन फॉर एडल्ट रोल, एडल्ट रोल की तैयारी है सोशलाइजेशन। ये वयस्क भूमिकाओं के लिए एक तैयारी है, वयस्क भूमिकाओं के लिए एक तैयारी। ठीक, तो ये चीजें आपको याद रखनी है क्योंकि कई बार जो है एग्जाम में आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सोशलाइजेशन में ही उन्होंने पार्सन डिवाइड सोशलाइजेशन अप इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन। तो पार्सन ने सोशलाइजेशन को दो टाइप में डिवाइड किया है, प्राइमरी सोशलाइजेशन एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन। तो हम लोगों ने यूट्यूब क्लासेस में सोशलाइजेशन के बारे में पढ़ा है, तो उसमें प्राइमरी सोशलाइजेशन और सेकेंडरी सोशलाइजेशन के बारे में पढ़ा है, लेकिन
टालकट पार्सन के अकॉर्डिंग क्या है प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन, वो हमको देखना है। पार्सन समाजीकरण को प्राथमिक और द्वितीयक समाजीकरण में विभाजित करते हैं। ठीक, तो अब प्राथमिक और द्वितीयक समाजीकरण कौन कौन से होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है प्राइमरी सोशलाइजेशन, यानी कि प्राथमिक समाजीकरण। It takes place in the family where we learn the particular norms and values of our family and community. ये जो है फैमिली में होता है, जहाँ पे हम क्या क्या सीखते हैं, पार्टिकुलर नॉर्म्स एंड वैल्यूज, जो समाज के नॉर्म्स एंड वैल्यूज होते हैं वो हम सीखते हैं हमारी फैमिली में एंड कम्युनिटी में। जो भी कम्युनिटी या फैमिली में नॉर्म्स एंड वैल्यूज होते हैं वो हम लोग सीखते हैं किसके जरिए, प्राइमरी सोशलाइजेशन के जरिए। और इसका एजेंट कौन होता है, इसका एजेंट होता है फैमिली। ठीक, तो फैमिली में ही आप ये सब सीखते हैं। प्राथमिक समाजीकरण परिवार में होता है। तो समाजीकरण जो है, प्राथमिक समाजीकरण हमेशा जो है वो किसमें होता है, परिवार में होता है, जहां हम अपने परिवार और समुदाय के विशिष्ट मानदंडों और मूल्यों को सीखते हैं। तो जहाँ पे हम अपने परिवार या समुदाय के जो विशिष्ट मानदंड या मूल्य होते हैं वो हम सीखते हैं। और इसका जो सोर्स होता है जो वो क्या होता है, परिवार होता है। परिवार में ही हम प्राथमिक समाजीकरण सीखते हैं। क्या क्या सीखते हैं, कुछ विशिष्ट मानदंड और मूल्य होते हैं किसी भी परिवार या किसी भी समुदाय के, उनको हम सीखते हैं। उसके बाद आता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन में। सेकेंडरी सोशलाइजेशन में हम क्या सीखते हैं, वी लर्न यूनिवर्सलिस्टिक वैल्यू। तो हम इसमें ज्यादातर यूनिवर्सलिस्टिक वैल्यूज को सीखते हैं थ्रू स्कूल। किसके जरिए, स्कूल के। यूनिवर्सलिस्टिक वैल्यूज मतलब कि जो यूनिवर्स में सारी वैल्यू मानी जाती हैं, कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं जो ऑल ओवर द यूनिवर्स एक्सेप्टेड होती हैं और मानी जाती हैं। ठीक, तो एक फैमिली या एक कम्युनिटी की वैल्यूज अलग हो सकती हैं, लेकिन जो यूनिवर्सलिस्टिक वैल्यू होती है वो अलग होती है। ठीक, तो यूनिवर्सलिस्टिक वैल्यू जैसे कि चोरी नहीं करना है, तो ये वैल्यू जो है सारे समाज में माना जाता है। ऐसा नहीं किसी एक समुदाय, किसी एक फैमिली में माना जाता है, ये सारे समाज में माना जाता है। ठीक, तो ये इस तरह की वैल्यूज हम कहाँ पे सीखते हैं, ज्यादातर स्कूल में, मीडिया के जरिए, या अदर एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, या कई एजेंट्स होते हैं सोशलाइजेशन के, वो सब सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आ जाते हैं। तो ये ज्यादातर इसके एजेंट जो होते हैं वो फैमिली के बाद जितने भी सोशलाइजेशन के एजेंट्स आते हैं वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आ जाते हैं। ठीक, तो फैमिली एजेंट छोड़ के जितने भी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है जो हम लोगों ने पढ़ा है यूट्यूब क्लासेस में, जो जिन्होंने नहीं देखा है क्लास वो जाके देख सकते हैं दोबारा। तो माध्यमिक समाजीकरण में परिवार को छोड़कर जितने भी माध्यम आते हैं वो सब किसमें किसमें आ जाते हैं, माध्यमिक समाजीकरण में आ जाते हैं। हम स्कूल, मीडिया और समाजीकरण के अन्य एजेंटों के माध्यम से सार्वभौमिक मूल्यों को सीखते हैं। तो हम ज्यादातर इसमें सार्वभौमिक मूल्यों को सीखते हैं, सिर्फ समुदाय या परिवार के मूल्यों को नहीं बल्कि सार्वभौमिक मूल्यों को सीखते हैं। ठीक, तो ये माध्यमिक समाजीकरण कहलाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ही बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट, जो टालकट पार्सन ने दिया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि टालकट पार्सन ने संतुलन का कॉन्सेप्ट दिया था। टालकट पार्सन postulated that all social system tend to approximate a state of equilibrium। कोई भी सोशल सिस्टम होता है वो अपने आप को इक्विलिब्रियम में मेंटेन करने की कोशिश करता है। इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं, बराबर रखना सारी चीजों को। ठीक, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश करता है कोई भी समाज होगा, कोई भी सोशल सिस्टम होगा वो। ऑल्दो नो कॉन्क्रीट सिस्टम विल एक्चुअली रीच अ परफेक्ट इक्विलिब्रेटेड स्टेट। लेकिन जो है कोई भी समाज ऐसा नहीं है जो परफेक्टली इक्विलिब्रेटेड स्टेट तक पहुंचता हो। ठीक, टालकट पार्सन ने कहा है कि सारे समाज कोशिश तो करते हैं लेकिन कोई भी परफेक्टली इक्विलिब्रेटेड स्टेट तक नहीं पहुंचता। ठीक, ये डीप में आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि उन्होंने इक्विलिब्रियम के बारे में बात क्या की थी। बात ये की थी कि जितने भी समाज यानी जितने भी सोशल सिस्टम होते हैं वो हमेशा ट्राई करते हैं इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखने की, लेकिन कोई भी समाज जो है वो परफेक्टली इक्विलिब्रेटेड नहीं होता है। ठीक, टालकट पार्सन ने माना कि सभी सामाजिक प्रणालियां संतुलन की स्थिति का अनुमान लगाती हैं। ठीक, तो सारी सामाजिक प्रणालियां जितनी होती हैं, जितने समाज होते हैं वो अपने संतुलन की स्थिति को बनाए रखने की कोशिश करती हैं,
लेकिन कोई भी ठोस व्यवस्था वास्तव में पूरी तरह से संतुलित स्थिति तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक, तो कोई भी ठोस व्यवस्था जो है वो वास्तव में कोई संतुलित स्थिति तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक, तो संतुलन में उन्होंने क्या बताया था कि सारे सामाजिक संगठन जो होते हैं या जो भी सामाजिक प्राणियां होती हैं वो कोशिश करती हैं संतुलन को बनाए रखने के लिए, लेकिन कोई भी समाज पूरी तरीके के से संतुलन को या पूरी कोई भी सामाजिक प्राणियां पूरी तरीके से सामाजिक संतुलन को बनाए नहीं रख पाती। ठीक, लैंग्वेज एज रिवोल्यूशनरी एंड यूनिवर्सल। उन्होंने लैंग्वेज को क्या कहा, ये रिवोल्यूशनरी है और यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब जो हर समाज में पाई जाती है, रिवोल्यूशनरी भी है। ठीक, क्रांतिकारी। ठीक, तो लैंग्वेज एज रिवोल्यूशनरी एंड यूनिवर्सल। तो उन्होंने लैंग्वेज के बारे में क्या कहा कि लैंग्वेज जो है वो क्या है, रिवोल्यूशनरी है और यूनिवर्सल है। क्रांतिकारी और सार्वभौमिक रूप में भाषा, तो भाषा को उन्होंने क्या कहा कि ये क्रांतिकारी होती हैं और सार्वभौमिक होती हैं। सार्वभौमिक मतलब तकरीबन हर समाज में पाई जाती है। ही वॉज स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट, तो ये हम लोग बायोडाटा में उनके पढ़े हैं। ठीक, तो वो जो है एक स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थे, वो रचनात्मक कार्यवादी थे, रचनात्मक कार्यवादी थे। आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिली के बारे में बात किया है टॉलकिट पर्सन ने, तो इसमें क्या बात किया है देखते हैं। पृथक परमाणु परिवार। टॉलकिट पर्सन इन हिज द स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली 1959, इनकी एक बुक थी जो 1959 में पब्लिश हुई, उसका नाम था द स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली। ठीक, अ स्टडी ऑफ अमेरिकन फैमिली, और उसमें उन्होंने किसकी स्टडी की थी, अमेरिकन फैमिली की स्टडी की थी, अमेरिकन फैमिलीज की स्टडी की थी। रोड दैट आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिली इज फैमिली ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो ये आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिली क्या है, वो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी की फैमिली, मतलब कि जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी है उसमें ज्यादातर आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिली पाई जाती है। आइसोलेटेड का मतलब अलग थलग रहना। ठीक, न्यूक्लियर मतलब कि जहाँ पे सिर्फ मैं बता देता हूँ न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है। फादर, मदर एंड अनमैरिड चिल्ड्रन। तो फादर मदर के साथ अगर अनमैरिड चिल्ड्रन रह रहे हैं तो वो न्यूक्लियर फैमिली कहलाती है। तो जो आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिली है वो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी का फीचर है, मतलब मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ज्यादातर आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिली पाई जाती है। ठीक, और ये चीज उन्होंने किस में स्टडी की थी, ये स्टडी किया था उन्होंने, एक बुक थी उनकी जो 1959 में पब्लिश हुई, स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली, द स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली के नाम से। और उसमें जो उन्होंने फैमिली की स्टडी की थी वो अमेरिकन फैमिलीज की स्टडी की थी, और उन्होंने पाया कि ज्यादातर मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिली पाई जाती है, पृथक परमाणु परिवार। टैलकेट पार्सन ने अपनी द स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली 1959 आई स्टडी ऑफ अमेरिकन फैमिलीज में लिखा है। तो ये पूरी बुक का नाम है। ठीक, द स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली 1959 आई स्टडी ऑफ अमेरिकन फैमिलीज। तो अमेरिकन फैमिलीज की स्टडी किया था, अमेरिका के परिवार की स्टडी उन्होंने किया था, और उस बुक का नाम क्या था, द स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली, जो 1959 में प्रकाशित हुई। ठीक, और उसमें उन्होंने क्या पाया कि पृथक एकल परिवार आधुनिक औद्योगिक समाजों का परिवार है। तो आधुनिक औद्योगिक समाज जो है उसमें ज्यादातर पृथक एकल परिवार ही पाए जाते हैं। एक पृथक परमाणु परिवार ही पाए जाते हैं, परमाणु नहीं होगा, एकल होगा। ठीक, ये न्यूक्लियर को ट्रांसलेट कर दिया है। अ, तो यहाँ पे न्यूक्लियर मतलब एकल होगा। ठीक, पृथक एकल परिवार। ठीक, तो उन्होंने पाया कि जो भी आधुनिक औद्योगिक समाज हैं उसमें ज्यादातर पृथक एकल परिवार ही पाए जाते हैं। It is structurally isolated as it doesn't form a part of wider system of kinship relation. ठीक, तो ये स्ट्रक्चरली आइसोलेटेड होते हैं
and it doesn't form a part of the wider system of kinship relation। ये किनशिप रिलेशन के वाइडर सिस्टम में नहीं आते, क्योंकि किनशिप रिलेशन में क्या होता है, आपके रिश्तेदार होते हैं और जितना भी किनशिप रिलेशन के सिस्टम में होता है वो सारी चीजों में नहीं आते हैं, क्योंकि ये अलग थलग जाके कहीं पे रहते हैं। ये संरचनात्मक रूप से अलग थलग हैं, क्योंकि ये रिश्तेदारी संबंधों की व्यापक व्यवस्था का हिस्सा नहीं। तो ये रिश्तेदारी संबंध की जो व्यापक व्यवस्था है उसका हिस्सा नहीं होते। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। न्यूक्लियर फैमिली एज अ फिट टू इंडस्ट्रियल सोसाइटी, उन्होंने क्या कहा था कि न्यूक्लियर फैमिली जो है वो फिट टू इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, मतलब इंडस्ट्रियल सोसाइटी के लिए न्यूक्लियर फैमिली होना ही जरूरी है। ठीक, औद्योगिक समाज के लिए एकल परिवार होना ही जरूरी है, वही उसके लिए उपयुक्त है। ठीक, वही उसके लिए उपयुक्त है और उसी के लिए ये जरूरी है। उसके बाद होम्योस्टैटिस के बारे में बात किया है टालकेट पार्सन ने। होम्योस्टैटिस का भी स्टैसिस का भी कॉन्सेप्ट जो है वो किसका है, टालकेट पार्सन का है। समस्थिति का कॉन्सेप्ट जो है वो टालकेट पार्सन का ही। एक 1 मिनट। सो होम्योस्टैसिस का कॉन्सेप्ट भी टालकेट पार्सन का है, समस्थिति का कॉन्सेप्ट भी टालकेट पार्सन का है। तो इन द सोशल सिस्टम भी उनकी एक क्या है, बुक है जो 1951 में पब्लिश हुई। पार्सन आर्ग्यूड दैट द क्रूशियल फीचर ऑफ सोसाइटीज एज अ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो क्रूशियल फीचर ऑफ सोसाइटी जो है वो किस तरह है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म की तरह है, इज होम्योस्टैसिस। ठीक, तो वो क्या है, होम्योस्टैसिस। ठीक, अब होम्योस्टैटिस क्या है, मेंटेनिंग अ स्टेबल स्टेट। तो हमेशा जैसे कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म अपने आप को मेंटेन करते हैं कि एक स्टेबल स्टेट में रखने की कोशिश करते हैं, वैसे ही सोसाइटी भी अपने आप को एक स्टेबल स्टेट जो है वो मेंटेन करती है, उसी को होम्योस्टैसिस कहा जाता है। एंड दैट देयर पार्ट कैन बी अंडरस्टूड ओनली इन टर्म्स ऑफ द होल, और उनके पार्ट्स को जो है होल के साथ ही आप स्टडी कर सकते हैं, उसको अंडरस्टूड कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत मिलता जुलता है इमाइल डर्कीम से, क्योंकि वो भी कहते हैं कि पार्ट्स को स्टडी आप नहीं कर सकते बल्कि ऐसा होल स्टडी करना होता है। ठीक, तो एंड देयर पार्ट्स कैन बी अंडरस्टूड ओनली इन टर्म्स ऑफ द होल, तो अपने आप को मतलब उनके पार्ट्स को तभी आप समझ पाएंगे जब उसको पूरे होल के कॉन्सेप्ट से देखेंगे, एक एक इंडिविजुअल पार्ट्स को आप स्टडी नहीं कर सकते। ठीक, तो यही है होम्योस्टैटिस का कॉन्सेप्ट की जो भी सोसाइटी होती है वो एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म की तरह अपने आप को एक होम्योस्टैटिस स्टेट में रखना चाहती है। होम्योस्टैटिस का मतलब क्या होता है, मेंटेनिंग अ स्टेबल स्टेट। ठीक, एंड देयर पार्ट कैन बी अंडरस्टूड ओनली इन टर्म्स ऑफ द होल, और उनके पार्ट्स को होल के टर्म में ही आप स्टडी कर सकते हैं, इंडिविजुअल टर्म में स्टडी नहीं कर सकते। समस्थिति किसको कहते हैं, द सोशल सिस्टम 1951, यानी कि सोशल सिस्टम एक बुक है, एक पुस्तक है जिसको प्रकाशित किया गया 1951 में। पार्सन ने तर्क दिया कि जैविक जीवों के रूप में, जैविक जीवों की तरह समाजों की महत्वपूर्ण विशेषता होम्योस्टैसिस है। ठीक, तो समाजों की महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो समस्थिति ही है। समस्थिति का मतलब ये है कि एक स्थिर स्थिति बनाए रखना। ठीक, एक स्थिर स्थिति बनाए रखना, और ये कि उनके भागों को केवल संपूर्ण के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। तो उनके जो भाग हैं, यानी कि सोसाइटी के जो भाग हैं, जो समाज के भाग हैं, उनको संपूर्ण में ही आप समझ सकते हैं, उनको अलग अलग करके नहीं समझ सकते। ठीक, तो कुछ रिलेटेड है इमाइल डर्कीम से, क्योंकि वो भी कहते हैं कि आप भागों को स्टडी नहीं कर सकते बल्कि पूरा संपूर्ण स्टडी करना होगा। ठीक,
तो ये होम्योस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट ज्यादातर आपसे ये पूछा जाता है कि होम्योस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, या समस्थिति का मतलब समस्थिति की अवधारणा किसने दी थी। ठीक, Parson begins his career as a biologist and later became interested in economic and sociology. ठीक, तो इन्होंने अपना करियर जो शुरू किया वो बायोलॉजिस्ट की तरफ है। वो क्या थे, एक बायोलॉजिस्ट थे। बाद में ये जो है इनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी। ठीक, तो पार्सन ने एक जीव विज्ञानी के रूप में अपना करियर शुरू किया और बाद में अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में रुचि लेने लगे। तो सबसे पहले इनका जो करियर शुरू हुआ वो जीव विज्ञान में शुरू हुआ। जीव विज्ञान में ही अपने करियर को इन्होंने शुरू किया था और बाद में जो है ये अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में रुचि लेने लगे। मतलब इनको उसके बाद इनको अर्थशास्त्री या समाजशास्त्री के रूप में जाना जाता है। ठीक, अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सिक रोल। सिक रोल का कॉन्सेप्ट भी रिलेटेड है टालकिट पार्सन से। बीमार भूमिका, ठीक, तो ये भी टालकिट पार्सन का कॉन्सेप्ट है। देख लेते हैं क्या है रोल एक्सपेक्टेशन। सबसे पहले आता है सिक रोल में रोल एक्सपेक्टेशन, मतलब कि जो सिक होते हैं उनसे कौन कौन सा रोल एक्सपेक्ट करता है समाज, यानी कि सोसाइटी उनसे क्या रोल एक्सपेक्ट करती है, कौन सी भूमिका की अपेक्षा होती है जो बीमार होते हैं उनसे। पार्सन सा द सिक रोल एज अ फॉर्म ऑफ डेवियंस, तो उन्होंने सिक रोल को एक फॉर्म ऑफ डेवियंस माना है। डेवियंस मतलब कि जो आम चीजों से, नॉर्मल चीजों से अलग काम करते हैं। आर गोइंग अगेन सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, जो है सोसाइटल एक्सपेक्टेशन से अलग जाते हैं। ठीक, सोसाइटल एक्सपेक्टेशन से अलग जाते हैं। ठीक, तो उनको क्या कहा जाता है, डेवियंस कहा जाता है। बिकॉज एन इल पर्सन हैज डिफरेंट पैटर्न ऑफ बिहेवियर, क्योंकि जो इल पर्सन होता है उसका पैटर्न ऑफ बिहेवियर अलग होता है। वो जो एक्सपेक्टेशन सोसाइटी की होती है उस तरह काम नहीं कर पाता। डिफरेंट पैटर्न ऑफ बिहेवियर देन द नॉर्मल। ठीक, तो जो नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल पर्सन से अलग बिहेवियर होता है जो सिक पर्सन होते हैं उनका। पार्सन ने बीमार भूमिका को विचलन के रूप में, तो ये बीमार भूमिका को उन्होंने विचलन के रूप में जाना है, या क्योंकि सामाजिक अपेक्षाओं के विरुद्ध जाने के रूप में देखा गया है। क्योंकि ये जो है सामाजिक अपेक्षाओं के विरुद्ध जाते हैं, क्योंकि एक बीमार व्यक्ति के व्यवहार के पैटर्न मानक से भिन्न होते हैं। तो जो मानक नहीं होगा यहाँ पे, बीमार व्यक्ति के व्यवहार के पैटर्न की अपेक्षा जो सही व्यक्ति है उनका जो व्यवहार होता है वो अलग होता है। ठीक, he argued that people are generally expected to be productive member of society। तो जो पीपल होते हैं उनको ये माना जाता है, जो भी मेंबर ऑफ सोसाइटी होते हैं उनको ये माना जाता है कि वो प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी होंगे। लेकिन जो बीमार व्यक्ति होते हैं वो कभी भी प्रोडक्टिव नहीं होते हैं, क्योंकि वो अपनी बीमारी की वजह से एक्टिव मेंबर नहीं बन पाते हैं। ठीक, तो प्रोडक्टिव मेंबर नहीं बन पाते क्योंकि वो बीमारी की वजह से कुछ काम नहीं कर पाएंगे, तो उनकी वजह से कोई प्रोडक्शन नहीं होता। अगर प्रोडक्शन हो रहा है आपकी वजह से, तभी आपको प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी माना जाएगा। आप सोसाइटी के लिए कुछ कमा के ला रहे हैं कि नहीं, और यही एक्सपेक्टेशन हर समाज की, हर सोसाइटी की होती है कि आप सोसाइटी के लिए कुछ कमा रहे हैं, कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं कि नहीं तो आपको ये माना जाता है कि आप समाज के लिए क्या है, कलंक। उन्होंने तर्क दिया कि आमतौर पर लोगों से समाज के उत्पादक सदस्य होने की उम्मीद की जाती है। ठीक, तो लोगों से हमेशा जो है समाज का एक उत्पादक सदस्य के रूप में होने की उम्मीद की जाती है। अगर आप ये पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपको विचलन के रूप में जाना जाता है। ठीक, और ऐसी कोशिश करनी चाहिए हर आदमी को जो भी समाज में है कि वो एक उत्पादक सदस्य बना रहे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है सिक रोल राइट्स का। तो सिक रोल का क्या राइट्स होता है, तो अलग अलग राइट्स होते हैं जो टालकिट पार्सन ने बात किया है।
सिक रोल के बारे में। ठीक, तो बीमार भूमिका के अधिकार क्या होते हैं, जो भी बीमार होता है उसके क्या क्या अधिकार होते हैं, ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक, जो बीमार लोग होते हैं उनके क्या क्या अधिकार होते हैं। तो द राइट टू बी टेकन केयर ऑफ अनदर पर्सन, ठीक, सो बाई अनदर पर्सन, ठीक, टेकन केयर ऑफ बाई अनदर पर्सन, तो उनका राइट होता है कि दूसरे लोग उनकी टेक केयर करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देखभाल किए जाने का अधिकार। तो जो भी सिक या बीमार होते हैं उनका ये अधिकार होता है कि दूसरे लोग उसकी देखभाल करें। द राइट टू बी एक्सक्यूज फ्रॉम यूजुअल सोसाइटल ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन, तो जो भी ड्यूटीज या ऑब्लिगेशन है, जो भी उनके काम है रोजमर्रा के, जो डेली बेसिस पे जो वो काम कर रहे हैं, उनसे उनको एक एक्सक्यूज मिल जाता है, मतलब कि वो उस दिन काम नहीं करेंगे जब जब वो बीमार रहेंगे। एक तो एक उनका राइट होता है कि वो काम नहीं कर सकता। सामान्य सामाजिक कर्तव्यों और दायित्वों से छूट पाने का अधिकार होता है, तो जो भी सामाजिक कर्तव्य या दायित्व होते हैं उनसे उनको एक छूट मिल जाती है और इसका उनको अधिकार होता है। तो ये दूसरा उनका अधिकार है। तीसरा अधिकार क्या है उनका, द राइट टू अवॉइड ब्लेम फॉर बीइंग सिक और इल, तो कोई उनको ब्लेम नहीं कर सकता क्योंकि वो खुद से बीमार नहीं हो रहे हैं। तो उनका ये राइट होता है कि कोई उनको ब्लेम नहीं कर सकता कि वो बीमार है। ठीक, तो बीमार या बीमार होने के आरोप से बचने का अधिकार, तो बीमारी के लिए या बीमार होने के लिए कोई भी आरोप उन पर नहीं लगा सकता, यह उनका अधिकार होता है, उनका राइट होता है। द राइट टू सीक अ मेडिकल प्रोवाइडर, तो उनका राइट होता है कि उनको एक मेडिकल प्रोवाइडर मिलना चाहिए जो उसकी अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट कर सकता, ठीक, और ऑब्टेन अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, और एक अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट मिलना उनका अधिकार होता है। एक चिकित्सा प्रदाता की तलाश करने और उचित उपचार प्राप्त करने का अधिकार होता है। ठीक, मतलब कि एक अच्छा चिकित्सा हो और चिकित्सा प्रदाता हो और एक अच्छा चिकित्सक हो और उचित उपचार प्राप्त करने का अधिकार इनका होता है। तो ये सारे सिक रोल जुड़े होते हैं जो सिक पर्सन होते हैं उनसे, ठीक, राइट्स जुड़े होते हैं जो सिक पर्सन होते हैं उनके। तो कुछ अधिकार होते हैं बीमार लोगों के, जिन अधिकारों के बारे में टॉलकिट पर्सन ने बात की है वो हम लोग देख चुके हैं। ठीक, एक्सपेक्ट दैट ही और सी मस्ट ट्राई टू गेट वेल सून, और सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है उससे कि वो ट्राई करे जल्दी ठीक होने के लिए। ठीक, तो जल्द ही ठीक होने के लिए वो ट्राई करे, ऐसा नहीं कि अगर वो बीमार है तो आसानी से बैठा रहे, वो कोशिश ना करे ठीक होने की, ऐसा वो नहीं कर सकता। ठीक, सोसाइटी हमेशा उसको एक्सपेक्ट करती है कि वो ट्राई करे जल्द ही ठीक होने की, उम्मीद करता है। सोसाइटी जो समाज होता है उसको ये उम्मीद होती है कि वो जल्द से जल्द ठीक होने की कोशिश करे। ठीक, उम्मीद करें कि उसे जल्द से जल्द ठीक होने की कोशिश करनी चाहिए। तो सोसाइटी हमेशा एक्सपेक्ट करती है कि वो जल्द से जल्द ठीक होने की कोशिश कर रहा होगा। ठीक, तो ये कुछ राइट्स होती हैं, कुछ एक्सपेक्टेशन होती हैं सिक से रिलेटेड या बीमार लोगों से रिलेटेड। ठीक, तो देख लेते हैं आज हम लोगों ने कितने कौन कौन से कॉन्सेप्ट किए, एक बार क्विक रिवाइज करते हैं क्योंकि आज हम लोग इतना ही करेंगे, उसके बाद कल हम लोग करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो टॉलकेट पार्सन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, एक अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट थे। एजील पैराडिगम फंक्शनल प्रीरिक्विजिट फंक्शनल इंपरेटिव के बारे में पढ़ा। एजील का फुल फॉर्म जो होता है वो एडॉप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन, लेटेंसी। ठीक, एजीआईएल प्रतिमान यानी एजीआईएल मॉडल या कार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं या कार्यात्मक अनिवार्यताएं, तो ये सब चीजें होती हैं एजील के नाम पे। ठीक, एडॉप्टेशन अनुकूलन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। गोल अटेनमेंट लक्ष्य प्राप्ति के बारे में। इंटीग्रेशन यानी कि एकीकरण के बारे में। लेटेंसी यानी कि विलंबता के बारे में। ठीक, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन यानी संस्थागतकरण के बारे में पढ़ा है। सोशलाइजेशन, जो कि सोशलाइजेशन उन्होंने कॉन्सेप्ट नहीं दिया था लेकिन
उन्होंने सोशलाइजेशन में बहुत सारी चीजें बताई हैं, जैसे कि एज अ ब्रिज बिटवीन फैमिली एंड एडल्ट रोल इट इज अ प्रिपरेशन फॉर एडल्ट रोल। ठीक, उसके बाद है इन्होंने दो टाइप्स बताए हैं सोशलाइजेशन में, एक प्राइमरी सोशलाइजेशन, एक सेकेंडरी सोशलाइजेशन, प्राथमिक समाजीकरण और माध्यमिक समाजीकरण। इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन के बारे में बात किया है इन्होंने। होम्यो आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिली, पृथक एकल परिवार के बारे में बात किया है इन्होंने। ठीक, और ये कहा है कि न्यूक्लियर फैमिली एज फिट टू इंडस्ट्रियल सोसाइटी, एकल परिवार औद्योगिक समाज के लिए उपयुक्त है। एक होम्योस्टेसिस यानी कि समस्थिति के बारे में बात किया है। सिक रोल एक्सपेक्टेशन के बारे में बात किया है और सिक रोल राइट्स के बारे में बात किया है। तो राइट्स क्या क्या होती हैं हम लोगों ने देख लिया है, एक्सपेक्टेशन क्या क्या होती है वो भी हम लोगों ने देख लिया है। और एनी क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड हो जो भी हम लोगों ने किया है आज, या पिछली क्लासेज के बारे में, या सिलेबस के बारे में, क्लास के बारे में, टाइमिंग के बारे में, कुछ भी आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको, उसके बाद हम लोग क्लास लीव करते हैं। जो भी क्वेश्चन पूछना है जल्दी पूछिए। एनी क्वेश्चन। कल हम लोग बाकी इनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो करेंगे। सोशल एक्शन कल हम लोग स्टार्ट करेंगे। सोशल एक्शन बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है टार्गेट पर्सन का। टारगेट पर्सन से जो क्वेश्चन बनते हैं वो या तो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, जैसे कि एजील मॉडल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, सोशल एक्शन से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि टारगेट पर्सन का जो सोशल एक्शन का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही फेमस है। और बाकी इक्विलिब्रियम का, मूविंग इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। ठीक, और दूसरा जो है होम्योस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट, तो इससे तो रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि ये कॉन्सेप्ट किसका है। बाकी एजिल मॉडल है, सोशल एक्शन थ्योरी है, ये सब जो है बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है। तो इनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डीप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एजिल में जो एडॉप्टेशन है वो इकोनॉमी से रिलेटेड है, गोल अटेनमेंट जो है वो पॉलिटी से रिलेटेड है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, डीप में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ये पूछ लिया कि एजील मॉडल किसका है, ऐसा नहीं है। एजील मॉडल के से भी डीप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोशल एक्शन थ्योरी जो है टारगेट पर्सन की, उससे भी डीप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको। ठीक है, फिर लीव करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।